सभी सुधीजनों को नमस्कार। लगभग 25 साल पहले की बात है। मेरे एक मित्र जो हिंदी साहित्य के मर्मज्ञ समीक्षक हैं, वरिष्ठ आलोचक हैं और मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, अनुभवी हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप सोचते कैसे हैं। मैं उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पाया। मैं उनसे यही कह सकता था कि मैं सोचता नहीं हूँ, सोचा जाता हूँ। लेकिन यदि मैं ऐसा कहता तो वे पूछते कि किसके द्वारा सोचे जाते हैं, कौन आपको सोचता है। तब उत्तर देने में कठिनाई होती। उस बात को 20-25 साल गुजर गए। तब से मैं सोचता आ रहा हूँ कि मैं सोचता कैसे हूँ। आज मैं उस सवाल का एक उत्तर दे सकता हूँ जो मेरे हिसाब से सही और सटीक उत्तर है कि मैं भाषा के द्वारा सोचा जाता हूँ। भाषा मुझे सोचती है और भाषा मेरे सोच को बनाती है। भाषा और सोचना ये अविभाज्य प्रक्रियाएं हैं। भाषा में सोच है और सोच में फिर भाषा है, और भाषा और सोच के द्वारा हम संसार रचते हैं। जिस तरह से भाषा और सोच अलग अलग नहीं किए जा सकते, सोच में भाषा और भाषा में सोच है, उसी तरह से जो कुछ संसार हमारे सामने है वह भी भाषा का दिया हुआ और भाषा का बनाया हुआ संसार है। भाषा के द्वारा हम उसको समझते बूझते हैं, समझते बूझते ही नहीं हैं, उसको हम निर्मित भी करते हैं। एक अर्थ में ये पूरा संसार भाषा की निर्मित है, क्योंकि हमारे पास यदि भाषा न हो तो यह संसार गुम हो सकता है, यह अंधेरे में गुम हो सकता है। हमारे आचार्य तो यही कहते हैं, भर्तृहरि यही कहते हैं, दंडी यही कहते हैं, इदम अंधम तमः कृष्णम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दाभयम ज्योति रा संसारान न दीप्यते। ये सारा संसार अंधेरे में लुप्त हो जाता यदि शब्द नामक ज्योति इसको प्रकाशित न करती। इसलिए शब्द प्रकाशक हैं, यह तो माना ही गया। लेकिन व्याकरण की परंपरा में, व्याकरण दर्शन में यह भी माना गया कि शब्द आरंभक भी हैं, वे आरंभ भी करते हैं, वे एक संसार को निर्मित भी करते हैं। इसलिए भर्तृहरि यह मानते हैं कि यह सारा संसार शब्द ब्रह्म का विवर्त है, शब्द परम सत्ता है और उसकी निर्मित यह संसार है। भर्तृहरि के व्याकरण दर्शन में यह माना गया। इसलिए भाषा के द्वारा न केवल संसार को हम पहचानते हैं, चीज़ों को पहचानते हैं, हमारे होने का, संसार के होने का अस्तित्व भाषा प्रमाणित करती है। और भाषा उसको रचती भी है, बनाती भी है, उसको बदलती भी है। गार्सिया मार्क्वेज मेरे प्रिय लेखक हैं, स्पेनिश भाषा के महान कथाकार वे हैं। 100 Years of Solitude उनका प्रसिद्ध उपन्यास है, जिस पर उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। एकांत के 100 साल नाम से इसका हिंदी अनुवाद भी प्राप्त होता है। स्पेनिश भाषा में नहीं जानता, अधिकांश साहित्य मैंने जितना पढ़ा अंग्रेजी अनुवादों के द्वारा गार्सिया मार्क्वेज का पढ़ा, उनसे मैं अंग्रेजी भाषा के माध्यम से परिचित हुआ। यह जो उपन्यास है 100 Years of Solitude, उसमें गार्सिया मार्क्वेज अपने पुरखों के गांव की कहानी कहते हैं और कई पीढ़ियों की कहानी उसमें कहते हैं, और जादुई यथार्थ की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल वे करते हुए अजीबोगरीब किस्से अपने गांव के बताते हैं। उसमें से एक किस्सा
कुछ इस प्रकार है कि एक बार उस गांव के लोगों को सामूहिक स्मृतिभ्रंश का रोग लग गया। वे सब एक साथ धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लग गए। यह एक तरह से मास अल्जाइमर की बीमारी उनको हो गई। एक दिन सुबह वे लोग उठ कर के बाहर उन्होंने देखा तो कोई सफ़ेद रंग का 4 टांग वाला प्राणी था, उसको वो पहचान नहीं पाए। और कुछ उनको याद आया कि इस प्राणी को तो रोज़ हम देखते हैं, तो हमारे घर में बंधा हुआ है, हमने ही इसको पाला होगा, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि कौन है, क्या है ये। इकट्ठे हुए लोग, उन्होंने कहा भाई हम में से किसी को भी याद नहीं आ रहा है, याद करो, दिमाग पर जोर डालो। तो किसी को याद आ गया, उसने बताया कि ये तो गाय है। तो उनको एकदम से याद आया कि हाँ अरे यह तो गाय है, शब्द के द्वारा उनको याद दिलाया गया। तब उस गाय शब्द से गकार, अकार और या अंग्रेजी में COW या स्पेनिश भाषा में जो भी गार्सिया मार्क्वेज ने उसका नाम दिया होगा, उसके द्वारा उन्होंने उस पदार्थ को या उस प्राणी को पहचाना। उनको चिंता हुई कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, कल फिर हम भूल जाएंगे कि ये गाय है और इसका क्या करना है, तो हम क्या करेंगे। तो हमको लिखना तो आता ही है, हमको एक तख्ती पर इस गाय के गले में एक तख्ती लटका करके और लिख देना चाहिए कि ये गाय है। सब ने अपने अपने घरों में जा कर के अपनी अपनी गायों के गले में एक तख्ती बांध करके उस पर लिख दिया कि ये गाय है। कृषक लोगों का गांव था, कृषि प्रधान गांव था, सभी गायें पालते थे, सबके घरों में गायें थीं। सब ने अपने अपने घरों में जो गायें थीं उनके गले में गाय है ऐसा लिख कर के तख्ती लगा दी। निश्चिंत हो गए कि अब कल हम लोग नहीं भूलेंगे। अगले दिन फिर उनकी नींद खुली, बाहर आए, उन्होंने देखा कि प्राणी बंधा हुआ है, उसको पहचाना उन्होंने कि अरे यह तो गाय है, हमने ही कल लिख दिया था। लेकिन वो यह भूल गए कि इसका करना क्या है। गाय है यह तो हमने पहचान लिया है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कि इसका हम करते क्या हैं, इसका क्या उपयोग है, हमने क्यों इसको पाल रखा है। फिर उन्होंने आपस में सलाह मशविरा किया, इकट्ठे हुए, कहा गया कि भाई कोई दिमाग पर जोर डालो, किसी को याद आ जाए। तो फिर किसी को याद आया कि इसको हम दूहते हैं रोज़, इससे हम दूध निकालते हैं, उससे हमारा बहुत सारा काम बनता है, दैनिक जीवनचर्या में उसका उपयोग होता है। तब उन्होंने उस तख्ती के नीचे लिख दिया कि सुबह इसको दूह लेना चाहिए। इस तरह से रोज़ कुछ न कुछ उनके साथ हो जाता, वो किसी न किसी चीज़ को भूल जाते, लेकिन उस चीज़ के ऊपर लेबल लगा करके उसका नाम वे लिख देते। रसोई घर की बहुत सारी चीज़ें, गृहिणियाँ उनके नाम भूलने लगीं, लेकिन जिस किसी को याद आ जाता तो वो बताती कि ये अमुक चीज़ है, तो उस पर लेबल चिपका करके वो लिख देते उसका नाम। इस तरह से सारी दुनिया जो उनके लिए गुम होती चली जा रही थी, अंधेरे में कहीं खो गई थी, उसको उन्होंने शब्दों के माध्यम से, भाषा के माध्यम से फिर से हासिल कर लिया। एक गुम हुई दुनिया को उन्होंने फिर से उबार लिया और हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। गार्सिया मार्क्वेज लगभग वही बात कह रहे हैं जो कुछ हजार साल पहले, उनके कम से कम 1500 साल पहले भर्तृहरि कह गए और उसके बाद दंडी कह गए। भाषा के अभाव में मनुष्य दयनीय हो जाता है, वो मनुष्य ही नहीं रह जाता। मेरी समझ से एक जो व्यावर्तक है, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, अलग अलग बताने वाला जो धर्म है, आदमी और जानवर को, आदमी और बाकी की जो सृष्टि है पशुओं की, उससे आदमी को अलग बताने वाला जो धर्म है वह भाषा है। पशुओं के पास भी एक तरह की भाषा होती है, वो भी संप्रेषण करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा वैखरी वाली, जिसको हम अपनी ज़बान से बोलते हैं, स्पष्ट विचार उसमें हम प्रेषित करते हैं, सविकल्पक ज्ञान उसमें हमको होता है दर्शन की भाषा में। पशुओं को निर्विकल्प ज्ञान कदाचित होता है, कुछ करना है इस तरह का उनको, वो अपने इंट्यूशन से, आत्मसंवेदन से समझते हैं। वह भाषा का एक सूक्ष्म रूप है जो प्राणी मात्र में व्याप्त है, हर जीव जंतु में व्याप्त है।
व्यवहाराः प्रवर्तन्ते तिर्यञ्चामपि यद्वशात्। भर्तृहरि कहते हैं ये जो पशु पक्षी मासूम कीड़े छोटे छोटे प्राणी, उनके भीतर भी जो भाषा का सूक्ष्म रूप है, उसी के द्वारा वो गुजर बसर कर रहे हैं, उसी के द्वारा उनका व्यवहार चल रहा है, उसी से उनको बोध होता है कि मुझे अब कुछ खा लेना चाहिए, उसी के द्वारा उनको बोध होता है कि सामने वाला प्राणी हिंसक है, मुझ पर हमला करेगा। यह सूक्ष्म संवेदन उनके भीतर होता है, लेकिन वह शब्द स्पष्ट जबान से उच्चरित होने वाले शब्दों के रूप में बाहर नहीं आता। मनुष्य में यह जो सूक्ष्म भाषा का सूक्ष्मतम रूप है, जो चेतना के गह्वर में छिपा हुआ है, जिसको भर्तृहरि परा कहते हैं, शब्द ब्रह्म भी वे उसको कहते हैं। वह शब्द ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है चेतन के रूप में, एक चैतन्य के रूप में। और उसी की फिर पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये 3 स्तर भाषा के बनते हैं। वह सूक्ष्मतम जो संवेदन है हमारा, उसमें फिर कुछ विचार जैसा भासता है कि कुछ है सामने मेरे, कुछ मुझे करना है। उसके आगे कुछ विचार और शब्द अलग अलग भासते हैं मध्यमा के स्तर पर, और फिर उसको हम शब्द और विचार को अलग अलग समझ करके कहते हैं कि यह शब्द और इसके पीछे यह विचार छिपा हुआ है, यह पद और यह पदार्थ है, ऐसा विवेक हम करते हैं। ते जो परा पश्यंती, मध्यमा और वैखरी के 4 वाणी के स्तर भर्तृहरि ने बताए, उसके आधार पर उन्होंने एक ऐसा व्याकरण दर्शन निर्मित किया जो विश्व को भारत की सबसे अनोखी और विलक्षण देन है। क्योंकि इस समय जो अद्यतन उत्तर आधुनिक चिंतन है, वहाँ भी इस प्रकार का विमर्श चल रहा है, लेकिन भर्तृहरि और नागार्जुन जितनी गहराइयों तक मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से समग्र विचार प्रस्तुत करके गए भाषा के बारे में, उतना कदाचित अभी वहाँ नहीं हो पाया। तो यह मनुष्य और पशुओं में जो भाषा का सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूलतम रूप व्याप्त है, वह चराचर सृष्टि में भाषा उसके द्वारा व्याप्त है। और वह यदि छिन जाए हमसे, तो पशु पशु भी नहीं रह जाएगा, मनुष्य मनुष्य भी नहीं रह जाएगा, तो सृष्टि ही नहीं रह जाएगी। इसलिए सृष्टि भाषा से चल रही है। यह जो भाषा का वैखरी रूप हमारे पास है, जो शब्द हम बोल रहे हैं, जिन शब्दों में मैं बात कर रहा हूँ, वह मनुष्य मात्र की अपनी पहचान है। और उसके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व को हम पहचानते हैं, उसके द्वारा हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने कुटुंब को संचालित परिचालित करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। उसका भी उतना ही महत्व है जितना कि सूक्ष्मतम रूप का है। और यह भाषा का यह जो अभिव्यक्त रूप है, यह यदि हमारे पास नहीं है अपने परिपक्व रूप में, तब भी बड़ी दयनीय स्थिति हमारी हो सकती है। बुद्ध के संबंध में एक कथा बताई जाती है। एक बार वे किसी आराम में प्रवचन कर रहे थे। बुद्ध चूंकि सनातन धर्म में आई हुई विकृतियों का विरोध करते थे, यज्ञ में पशु हिंसा का विरोध करते थे, जाति पाति के नाम पर वर्ण व्यवस्था में जो ऊंच नीच भेदभाव होता है उसका विरोध करते थे। कर्म से ही मनुष्य बड़ा बनता है, जाति से नहीं, इस बात को वे बहुत जोर देकर कहते थे। सनातन धर्म क्या है यह मैं बताऊंगा, ऐसा वे कहते थे। यह सनातन धर्म है, जिसको आप लोग सनातन धर्म कह रहे हैं, यज्ञ आदि कर्मकांड आदि, वह सनातन धर्म नहीं है, ऐसा वे कहते थे। तो कई लोग उनसे चिढ़ते भी थे। इस तरह के चिढ़ने वालों में से कोई एक मनुष्य आया जब वे अपना उपदेश दे रहे थे। गुस्से में भरा हुआ था, इतना गुस्सा था कि बोल नहीं पा रहा था। गुस्से में भरकर उसने बुद्ध के ऊपर थूक दिया और कुछ नहीं कह सका, खड़ा रहा, फिर चला गया। भिक्खु आनंद ने बुद्ध से कहा कि वह मनुष्य आपके ऊपर थूक कर चला गया, आपने कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं उससे। बुद्ध ने जिस चीवर पर उसने थूक दिया था उसको उतार कर कहा कि इसको धुलवा देंगे। वह उसकी विकृति है, वह बोल नहीं पा रहा था, जो कहना चाह रहा था उसको उसने उगल दिया है इस रूप में, और मैं उस विकृति को धुलवा दूंगा, इतना ही कुछ उन्होंने कहा।
बात आई गई हो गई। अगले दिन फिर बुद्ध उसी स्थान पर अपने आराम में उद्यान में प्रवचन दे रहे थे। वही आदमी फिर आया और बुद्ध के पैरों पर गिर कर के फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध ने भिक्षु आनंद से कहा कि तुम देख रहे हो, यह कल भी कुछ कह नहीं पा रहा था, आज भी यह कुछ कह नहीं पा रहा है। इसके पास भाषा नहीं है। जिनके पास भाषा नहीं होती वे या तो थूकते फिरते हैं या वे रोते फिरते हैं। भाषा। आज यह प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे शोध संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में मौलिक चिंतन, नए विचार और नए आविष्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? महान विचारक, चिंतक, महान वैज्ञानिक क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस, सीवी रमन या सत्येंद्र नाथ बोस जैसे वैज्ञानिक हमारे विश्वविद्यालयों से क्यों नहीं आ रहे हैं? या साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारी वाजपेयी जैसे बड़े आचार्य क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं? इसका कारण भाषा के प्रति रुझान का कम होना, शब्दावली का सिकुड़ना, भाषाओं का हमारा जो ज्ञान है उसका सिकुड़ना है। जितनी ही संपन्न शब्दावली हमारी होती है और जितना ही संपन्न हमारा विविध भाषाओं का ज्ञान होता है, उतना ही उर्वर और संपन्न हमारा चिंतन होता है और उतनी ही हमारे आविष्कार की परिधि विस्तीर्ण हो सकती है। इसलिए भाषा ज्ञान पर ध्यान देना आवश्यक है। भाषा विहीन समाज दयनीय समाज हो जाता है। भाषा समाज को स्वाभिमान और उसकी अपनी पहचान देती है। मनुष्य को उसका स्वाभिमान और उसकी पहचान देती है। उसके व्यक्तित्व को भाषा निर्मित करती है। इसलिए भाषा पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी शिक्षा पद्धति में भाषा पर ध्यान थोड़ा कम दिया जाता है। हमारे गुरुकुलों में भाषाएं खूब सिखाई जाती थी और जितनी भाषाएं सीख लो अच्छा होगा, ऐसा हमारे आचार्य मानते थे। इसलिए सभी आचार्यों ने, चाहे वात्स्यायन हो कामसूत्रकार या शुक्राचार्य हों शुक्रनीति के लेखक प्रणेता या अन्य आचार्य हों, उन्होंने कहा कि संस्कृत के अतिरिक्त प्राकृत भी सीखना चाहिए, देशज भाषाएं भी सीखना चाहिए। नात्यंतम संस्कृतेनैव नात्यंतम देश भाषया, वात्स्यायन कहते हैं। गोष्ठियाँ हों, परस्पर बातचीत हो तो केवल एक भाषा का ही व्यवहार न करे। अन्य लोग किसी और भाषा को देशी भाषा को समझते हों तो उसमें भी बोले, उन तक पहुँचे, कई भाषाएं सीखे। जो बुद्धिजीवी है, नागरिक है, कवि है, ज्ञानी है, वह कई भाषाएं सीखे, क्योंकि यह देश सदा से बहुभाषी देश रहा है। एक भाषा इसमें कभी नहीं रही। किसी एक भाषा से बाकी भाषाएं निकली हों, ऐसा नहीं हुआ। भाषाएं नदियों की तरह बहती आई हैं इस देश में। नदियां अपने उद्गम से निकलती हैं, भाषाएं भी अपने उद्गम से निकलती हैं। उनका उद्गम वह स्थल, वह समाज, वह वातावरण होता है जहाँ से वे निकल सकती हैं। एक पेड़ से दूसरा पेड़ नहीं निकलता, एक नीम के पेड़ से आम का पेड़ नहीं निकलता। उसी तरह से एक भाषा से दूसरी भाषा नहीं निकलती। लेकिन भाषाएं एक दूसरे को पोषती हैं, एक दूसरे को समृद्ध करती हैं। और हमारे जैसे बहुभाषी देश में, भारत जैसे बहुभाषी देश में, जहाँ की सनातन काल से, वैदिक काल से आज तक कई कई भाषाएं रही हैं, प्रचलन में रही हैं, साहित्यिक प्रचलन में भी रही हैं, व्यावहारिक प्रचलन में भी रही हैं, वहाँ वे नदियों की तरह बहती रही हैं, इस देश की धरती को उर्वर करती रही हैं,
ज्ञान की फसल उनके कारण इस देश की धरती पर उगती रही है। वे एक दूसरे से संगम करती रही हैं, जिस तरह से नदियाँ संगम करती हैं। उनकी शब्दावली एक दूसरे में मिलती रही है। कोई एक भाषा हो सकता है कि बहुत संपन्न हो और वह दूसरी भाषाओं को छोटी बहनों की तरह, पुत्रियों की तरह पोसे, जैसा संस्कृत के संबंध में हम कह सकते हैं कि भारत की अनेक भाषाओं को, बोलियों को उसने शब्द संपदा दी। पर इसका व्युत्क्रम भी उतना ही सही है कि उन सारी बोलियों की, उन अनेक भाषाओं की शब्दावलियाँ भी कहाँ से कितनी संस्कृत में आ गई हैं, संस्कृताइज्ड हो गई हैं, संस्कृतिकरण उनका हो गया है, यह कहना कठिन है। आचार्य कुमारिल भट्ट 5वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और मीमांसक, वे तंत्र वार्तिक में बताते हैं कि संस्कृत में तमिल के इतने इतने शब्द आ गए हैं। वे रोमन, आरब्य और पारसिक भाषाओं की भी चर्चा करते हैं कि इन भाषाओं के बोलने वाले भी हमारे देश में आते हैं, इनसे भी संपर्क है। महाभारत बताता है कि यवन भाषा है। आज बहुत प्राचीन काल से विदेशियों की भाषाओं से हमारा संपर्क रहा। हमारी अपनी भाषाएं, जिनकी बड़ी शब्द संपदा और जिनकी बड़ी विरासत है, वह तो हमारे साथ में रही ही है। इसलिए यह जो पूरी बहुभाषिक संपदा हमारी है और उससे जो सांस्कृतिक बहुलता हमारी है, जिसमें कि आदिवासियों की भाषाएं भी हैं, देशज भाषाएं भी हैं, और हर भाषा में ज्ञान की और संस्कृति की अपनी विशिष्ट परंपराएं और उसकी विशिष्ट विरासत है, जो कि अद्वितीय और विलक्षण हो सकती है। कोई छत्तीसगढ़ के गांव की भाषा हो सकती है, उसमें ज्ञान की कोई संपदा हो सकती है। अंडमान निकोबार की कोई भाषा हो सकती है, उसमें ज्ञान की कोई दुर्लभ संपदा हो सकती है जो कि अन्य भाषाओं में न हो। इसलिए अब जबकि एक के बाद एक कई भाषाएं रोज़ लुप्त होती चली जा रही हैं, तो यह चिंता का विषय होना ही चाहिए कि एक भाषा के लुप्त होने के साथ उससे जुड़ी हुई पूरी संस्कृति लुप्त होती है, उससे जुड़ी हुई पूरी विरासत लुप्त होती है, उससे जुड़ा हुआ पूरा एक संसार गर्त में समा जाता है, अज्ञान के गर्त में समा जाता है, जो उस भाषा के शब्दों में जी रहा था। इसलिए भाषाओं को अपने भीतर जज्ब करना, उनको अपने भीतर जिलाए रखना, अपने आप को जिलाए रखने के लिए, अपनी विरासत को सहेजते रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज समस्या यह आ गई है कि औपनिवेशिक काल में जो एकाधिपत्यवादी संस्कृति थी, उसने भाषा का एक तंत्रीय गणित विकसित किया, एक तंत्रात्मक राजनीति प्रचारित की, क्योंकि उनके यहाँ यह अवधारणा रही कि एक भाषा आरंभ में थी, बाद में कई भाषाएं हो गईं, ईश्वर ने शाप दिया इसलिए, और अब कई भाषाओं को फिर से एक भाषा हो जाना चाहिए, वो अंग्रेजी भाषा ही रहेगी। ऐसी कुछ उनकी सोच थी। हमारे यहाँ ऐसी सोच नहीं थी कि एक संस्कृत भाषा ही रहेगी। यह तो बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा इस देश में केवल एक भाषा ही रह जाए, क्योंकि मर जाएगा समाज, ज्ञान की बहुत सारी संपदाएं खत्म हो जाएंगी और वह भाषा भी नहीं पनप पाएगी। यदि हम सोचते हैं कि हम एक भाषा से सारा देश एक तंत्रात्मक रूप में चलाएंगे, उससे बड़ी एकता हो जाएगी, उलट हो जाएगा। वह भाषा इसलिए समृद्ध है, जी रही है, पनप रही है कि दूसरी भाषाएं भी उसको सींच रही हैं, वह दूसरी भाषाओं को सींचती है। तो इस अंतर्निर्भरता में, इस अंतर्संबंध में भाषाएं ज्ञान की संपदा को उर्वर बनाए हुए हैं, और उनमें एक सूत्र है, वह इस महादेश की महाचेतना है, जो कि समान शब्दावली के द्वारा, कभी कभी समान विचारधाराओं के द्वारा, कभी संस्कृतियों की स्रोतस्विनियाँ जो मिलती हैं, संगम रचती हैं, उसके द्वारा वह एक चेतना बनती है। लेकिन उनकी अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ, उनकी अपनी विशिष्ट ज्ञान परंपराएं भी हैं, यह भी उतना ही सत्य है और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। भाषा के नाम पर अंग्रेजों के शासनकाल में, औपनिवेशिक शासन के दौर में जो राजनीति हुई, उससे अनेक विसंगतियां पैदा हुई, और आज़ादी के बाद वो विसंगतियां बनी हैं, बनी रही हैं, अभी तक बनी हुई हैं। अंग्रेज़ों ने यह उद्यम आरंभ किया कि डायलेक्ट्स कौन कौन सी हैं, बोलियां कौन कौन सी हैं, और सब डायलेक्ट्स उपबोलियां कौन कौन सी हैं, उनको पहचाना जाए।
और जो प्रधान भाषाएं उनको अलग रेखांकित किया जाए, तो प्रधान भाषाओं को महत्व दिया जाएगा। और जो बोलियां उपबोलियां हैं वो ख़त्म होती जाएं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्रधान है, जिसकी सत्ता है, ताकत है, वह जिएगा। इससे बड़ी विसंगतियां पैदा हुई। ब्रज भाषा और अवधी को बोली मान लिया गया, जो एक समय 19वीं शताब्दी तक पैन इंडियन लैंग्वेजेस हुआ करती थीं, सारे देश की मुख्य भाषाएं हुआ करती थीं, साहित्यिक भाषाएं हुआ करती थीं। ब्रज और अवधी, उनको बोलियों के पट्टे खाते में डाला गया। और ब्रज और अवधी की यह स्थिति थी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रज में दोहे लिखते थे। असम के कवि शंकर देव वो ब्रजबुली में लिखते हैं। उड़ीसा के कवि ब्रजबुली में लिखते हैं। सारे देश में ब्रज प्रचारित है। एक पूरी संस्कृति, वैष्णव संस्कृति सारे देश में उस ब्रज भाषा के द्वारा पनप रही है। यही स्थिति अवधी भाषा की भी है। बाहर तक अवधी और भोजपुरी भाषाओं को लेकर के कई देशों में 18वीं 19वीं शताब्दी में हमारे पुरखे गए और वहाँ वे उन देशों में बोली जाती हैं। फिजी में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अब यह स्थिति हो गई कि संविधान की 8वीं सूची में, शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं गिनाई गईं। उनमें संस्कृत है, अंग्रेजी है, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम है, हिंदी है, मैथिली है, भोजपुरी और अवधी नहीं है। कुछ भाषाओं को महत्वपूर्ण हम मानते हैं, बाकी को बोलियों में स्थान देते हैं। विभाजन हो जाता है। यह विभाजन, कंपार्टमेंटलाइजेशन अंग्रेज पैदा करके गए। इस विभाजन ने हमारे समाज को तोड़ दिया है। भाषा के नाम पर फिर आंदोलन और विभाजन और समाज में टूटन और बिखराव होता चला गया है। ये भाषाओं के बीच जो दीवारें हैं, जो 18वीं शताब्दी के पहले नहीं थीं, उनको कैसे गिराया जाए, यह अब हमें सोचना चाहिए। और ये जो विभाजन हमने किया है भाषाओं का, ये कितना कारगर है, इस पर हमें सोचना चाहिए। दूसरी एक विसंगति भाषाई परिदृश्य में जो आज हमारे देश में हुई है कि एक भाषा हम पर थोपी गई। बड़ी सीमा तक हमने उसको अपना भी लिया, अंग्रेजी, और एक भारतीय अंग्रेजी का स्वरूप भी हमने विकसित किया। हमने संसार को यह भी बताया कि इंडियन इंग्लिश यह है, उसमें बहुत अच्छी रचनाएं कर सकते हैं, हम लोग करते हैं, विश्व स्तरीय रचनाएं उसमें की जा सकती हैं। इसलिए संविधान की सूची में 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं में अंग्रेजी को भी सम्मिलित किया गया, एक भारतीय भाषा के रूप में, जो कि उचित भी था। लेकिन वह मूल अपने स्वरूप में विदेशी भाषा है, एक शोषणकर्ताओं की भाषा वह बनी रही। और उसकी तहजीब, उसकी संस्कृति जो अंग्रेजी भाषा के शब्दावली के साथ जुड़ी हुई है, वह आई। और बहुत सारी जो हमारी संस्कृति है उसमें उसने अपशिष्ट उत्पन्न किया, कचरा उसमें उत्पन्न किया, दूषित उसको किया। अब स्थिति यह है कि प्रशासनिक शब्दावली, सांस्कृतिक शब्दावली, अकादमिक शब्दावली बहुत सारी अंग्रेजी से हम उधार लेते हैं और उस शब्दावली के अनुवाद हम अपनी परंपरा से, पारंपरिक शब्दावली से, संस्कृत भाषा के शब्दों से, क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों से करते हैं। उन शब्दों के पीछे एक सांस्कृतिक चेतना है। जिस अंग्रेजी शब्द के अनुवाद में हम उस शब्द को विन्यस्त कर रहे हैं, उस अंग्रेजी शब्द के पीछे एक अलग सोच और एक सांस्कृतिक चेतना है। हर शब्द के पीछे एक विश्व है, विचार का विश्व है, सांस्कृतिक विश्व है। उस शब्द को हमने अपना लिया, उस शब्द के बदले भले ही हमने अपनी भाषा का शब्द अनुवाद के रूप में रखा और फिर उसी शब्द का प्रचार हमने कर दिया, लेकिन जो अंग्रेजी का शब्द था उसकी संस्कृति हमारे दिमाग में चली आई है। इससे विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं। विश्वविद्यालयों के लिए, विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के लिए कुलपति शब्द रखा गया। बहुत ही
सुंदर शब्द है। और धर्मशास्त्र में कुलपति का लक्षण दिया गया है। आश्रमों में कुलपति होते थे। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि जो ऋषि अपने सामर्थ्य से 10,000 बटुओं का भरण पोषण और शिक्षण कर सकता है वह कुलपति है। राजा पर वह अवलंबित नहीं होता। राजा कुछ सहायता स्वयं आकर के पैरों पर गिर कर के हाथ जोड़ कर के देता है तो स्वीकार कर ली जाती है। उसकी अपनी इतनी सामर्थ्य है, उसके पास गोधन है, अन्य उसके पास अपने साधन हैं कि वह इतने बहुसंख्य छात्रों का भरण पोषण भी कर सकता है, उनके शिक्षण की व्यवस्था भी अन्य गुरुओं को अपने आश्रम में ला कर के और कर सकता है। उनसे कोई शुल्क लेने का तो प्रश्न ही नहीं है। गुरुकुलों में इस तरह से शुल्क तो नहीं लिया जाता था। तो कुलपति का तो पद उस तरह का पद है। वाइस चांसलर के अनुवाद के रूप में हमने कुलपति शब्द रख लिया और हम तो अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, हम तो बड़े हिंदी के सेवक हैं। इसलिए वाइस चांसलर न लिख करके VICECHANCELLOR न लिख करके हम अंग्रेजी में भी अगर लिखते हैं तो KULPATI लिखते हैं कि हमारा शब्द हमारे पास है तो हम वाइस चांसलर शब्द का इस्तेमाल ही क्यों करेंगे। लेकिन वाइस चांसलर के भीतर जो चेतना है वह तो चाहे हम कुलपति लिखें हिंदी में चाहे अंग्रेजी में, वह चली आ गई हमारे साथ, संक्रांत हो गई। इसलिए जो कुलपति परिभाषित किया गया है परंपरा में वह विश्वविद्यालयों में नहीं रहता, वहाँ रहता वाइस चांसलर है। उसको दिखावे के लिए हम कुलपति कहते हैं, सचमुच का कुलपति तो वह नहीं होता। इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था वह नहीं है जिसकी परिकल्पना आदर्श शिक्षा व्यवस्था के रूप में हमारे पुरखों ने की थी। क्योंकि हम तो एक के बाद एक निजी विश्वविद्यालय खोलने दे रहे हैं। विदेशों से भी विश्वविद्यालय आकर के हमारे यहाँ कैंपस खोल रहे हैं। वो अच्छी मोटी फीसें शुल्क ले रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं उनके बच्चे उनमें प्रवेश प्राप्त करते हैं। जो विपन्न परिवार हैं, जिनमें कोई अंबेडकर पैदा हो सकता है, जिनमें कोई ज्योतिबा फुले पैदा हो सकता है, जिनमें कोई सावित्री फुले पैदा हो सकती है, जिनमें कोई क्षमाराव जन्म ले सकती है, उनकी शिक्षा के लिए, उनकी उत्तम शिक्षा के लिए व्यवस्था कहाँ होगी? यह समस्या आ गई है। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था जिसके पास सत्ता है और जिसने उस भाषा का सत्ता के लिए इस्तेमाल करना सीखा है, जो विदेशियों के द्वारा दी हुई भाषा है, उसके लिए कारगर होती चली जा रही है। ये सोचा जाना चाहिए। हम गवर्नर के लिए राज्यपाल कहते हैं। राज्यपाल का तो अर्थ होगा जो राज्य का पालन करता है, पालन पोषण जो राज्य का करता है। गवर्नर का तो यह अर्थ नहीं होता। गवर्नर तो गवर्न करता है, पालन नहीं करेगा वह। गवर्नर अंग्रेजों ने दिया है हमको। दिल्ली में कोई वाइसराय या गवर्नर जनरल होता था, वह अपने एजेंट भेजता था राजाओं की रियासत में। वो हर प्रांत में कोई गवर्नर होता था उस समय। ये वहाँ से आया हुआ शब्द है। तो केंद्र में जिस पार्टी की सरकार होती है वो अपने गवर्नर नियुक्त करती है, वह उस सरकार के, उस पार्टी के एजेंट बन जाते हैं। राज्यपाल हम उनको कहते हैं। क्यों कहते हैं? राज्यपाल का काम तो वे नहीं करते। तो ये जो भाषाओं का छल है, वो भाषा के नाम पर हमको छला जा रहा है कि कहते हैं हम राज्यपाल, काम वो करता है गवर्नर का और एजेंट का। इसीलिए कुछ दिन पहले कहीं चर्चा हो रही थी, उसमें किसी ने यह मांग रखी कि गवर्नर का जो पद है उसको एबोलिश कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही क्या है। जिस किसी पार्टी की सत्ता होती है उसके एजेंट के रूप में वह काम करता है। और राज्य सरकार कभी कभी अच्छा काम भी कर रही है तो उसमें अड़ंगे लगाना वो अपना दायित्व तो समझता है। जिस तरह से अंग्रेज़ों ने हमको एक बाबू तंत्र दिया, उन बाबुओं की इस तरह की ट्रेनिंग होती है
कि फाइलों को कैसे अटकाया जाए, कैसे इस तरह के रिमार्क लिखे जाएं जिससे फाइलें अटकी रहें, ताकि इस देश का विकास न हो पाए। इस तरह का बाबू वर्ग पैदा करके वो लोग गए। आईएएस ऑफिसरों के रूप में, बाबुओं के रूप में हमारे पूरे देश में इसी तरह का तंत्र फैला हुआ है। इसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव है कि बहुत चतुर लोग होते हैं और फाइलें कैसे अटकाई जाएंगी वो बहुत हंस के बताते हैं कि हम कैसे अटका सकते हैं फाइलें। मंत्री भी नहीं समझ पाएगा कि हमने कैसे अटकाई। यह इसका मुझे बहुत प्रत्यक्ष अनुभव है, क्योंकि मैं एक ऐसे पद पर कार्य करता रहा हूँ जहाँ सीधे मंत्रालय से और जॉइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी से फाइलों को लेकर के जूझना पड़ता था। तो यह जो तंत्र विकसित किया गया उसमें भाषा के आधार पर जो हमको चला जाता है कि कैसे भाषा अटकाती है, रोड़े खड़े करती है, मनुष्य और मनुष्य के बीच में दीवारें खड़ी करती हैं। तो यह जो हो रहा है भाषा के नाम पर कि हम प्लानिंग कमीशन बनाते हैं, उसको योजना आयोग कहते हैं। अंग्रेजी में भी YOJANAAYOG ऐसा स्पेलिंग या वर्तनी उसकी लिखते हैं कि हम प्लानिंग कमीशन ऐसा अंग्रेजी का शब्द क्यों कहेंगे। आम जनता जिसको समझे ऐसा योजना आयोग ही हम कहेंगे और लिखेंगे हमेशा, चाहे किसी भाषा में कहें और लिखें। लेकिन उसमें योजना नहीं होती, उसमें प्लानिंग होती रहती है। नीति आयोग हम बनाते हैं, पॉलिसी कमीशन का अनुवाद करके नीति आयोग उसको हम कहते हैं। लेकिन उसमें पॉलिसी ही बनती है, नीति नहीं होती। नीति का तो कुछ अलग अर्थ है। नीति की अपनी नैतिक मर्यादाएं होती हैं और पॉलिसी के पीछे एक अलग अवधारणा है। हमने जो न्यायालय बनाए हैं वो अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे हैं। अंग्रेज़ों ने जो कोर्ट्स बनाए थे उनको हमने न्यायालय कहा। तो वे न्यायालय का काम करते हैं या कोर्ट का काम करते हैं? क्योंकि कोर्ट का अर्थ कुछ और होगा, न्यायालय का अर्थ कुछ और होगा। तो यह कोर्ट न्यायालय हो जाए, न्याय कर सके, इसके लिए भाषा का जो तंत्र, भाषा के नाम पर जो छलावा है, उसको हम तोड़ सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद।